इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डायसिफ्लॉन के बारे में। हम सब जानते हैं कि जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क भी 3 भागों में बंटा होता है। जो पहला भाग है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा जो है ये पश्च मस्तिष्क यानी पीछे का जो भाग होता है वो मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है ये भी 2 भागों में बंटा होता है। जो पहला भाग है ये टेलेनसिफेलॉन होता है और दूसरा जो है ये डायनसिफेलॉन होता है। और अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है डायनसिफेलॉन के बारे में। तो अगर आपको पता नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। और इसके जो पार्ट्स हैं ये भी आगे कई सारे भागों में बटे हैं। आइए और इसको हम देखते हैं लाइन बाय लाइन। और उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो में ना ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। जहाँ तक इमेज की ज़रूरत होगी वहाँ पे इमेज आपको मिलता जाएगा। और उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखेंगे। डायनसिफेलॉन अग्र मस्तिष्क का दूसरा महत्वपूर्ण भाग है। यह मध्य मस्तिष्क तथा टेलेनसिफेलॉन के बीच अवस्थित होता है। यह तीसरा वेंट्रिकल को घेरे रहता है। डायनसिफेलॉन को अक्सर अंतर मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि इसके अपने न्यूक्लियाई होने के अतिरिक्त यह एक अलग रिले केंद्र के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें मस्तिष्कीय स्तंभ में आने वाली सूचनाओं को ग्रहण करके अग्र मस्तिष्क के अन्य भागों में उसका प्रसारण होता है। और जो डायनसिफेलॉन की जो संरचना है ये मुख्यतः 3 है। पहला है एपिथैलेमस, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। और जो एपिथैलेमस है, एपिथैलेमस जिसका शाब्दिक अर्थ ऊपरी कमरा होता है, एक महत्वपूर्ण भाग है। एपिथैलेमस में 2 महत्वपूर्ण संरचनाएं होती है, जिसमें एक को पिनियल ग्रंथि तथा दूसरे को पश्च तंतु बंद यानी पोस्टेरियर कोमिसर कहा जाता है। पिनियल ग्रंथि मस्तिष्क का मात्र अद्विपार्श्विक संरचना होता है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स को मेलाटोनिन कहा जाता है, जिस पर प्राणी में सक्रियता का स्तर निर्भर करती है। कुछ न्यूरोमनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्यों में अभी भी एपिथैलेमस का कार्य अच्छी तरह से ज्ञात नहीं। अब आते हैं हम थैलेमस के बारे में देख लेते हैं। मध्य मस्तिष्क के ठीक ऊपर और दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच में एक अंडाकार संरचना होती है। और जो थैलेमस होता है यही जो है मध्य जो मस्तिष्क होता है इसका काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील जगह होता है। और इससे कई सारी बहुत ज़्यादा सूचनाएं जो है हम मानते हैं। जैसे कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वैसे ही इसको हम उसी तरह ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चूँकि थैलेमस दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध के बीच में होता है, अतः इसे ऊपर से नहीं देखा जा सकता। इसे फाड़ के हम देख सकते हैं। इसे देखने के लिए दोनों गोलार्ध को एक दूसरे से अलग करना होगा। थैलेमस डायनसिफेलॉन का डार्सल हिस्से से बना होता है। यह एक ऐसी संरचना होती है जिसमें 2 पाली होते हैं। जो भूरा पदार्थ एक पूल से, जिसे मास इंटरमीडिया कहा जाता है, से संबंधित होता है। थैलेमस को 2 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है वेंट्रल थैलेमस और दूसरा है डार्सल थैलेमस। वेंट्रल थैलेमस नियोकार्टेक्स में एक सामान्य निवेश करता है, जिसे नियोकार्टेक्स की क्रियाएं ठीक ठाक कार्य करती हैं। डार्सल थैलेमस, जिसे थैलेमस खास भी कहा जाता है, में बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियाई नियोकार्टेक्स के विशेष क्षेत्र में सूचनाओं को भेजता है। थैलेमस में मूलतः 3 तरह के केंद्रक होते हैं। एक तरह के केंद्रक को संवेदी केंद्रक कहा जाता है। इसका प्रधान कार्य शरीर के भिन्न भिन्न संवेदी क्रियाओं जैसे दृष्टि, श्रवण, दर्द, ताप, स्पर्श, स्वाद, गंध आदि से संबंधित आवेग को ग्रहण करके प्रमस्तिष्क के उपयुक्त क्षेत्रों में प्रसारण करना होता है। इन केंद्रक को लेटरल जेनिकलकेट न्यूक्लियस द्वारा दृष्टि सूचनाओं को मेडियल जेनिकलेट न्यूक्लियस द्वारा, श्रवण सूचनाओं को वेंट्रल पोस्टेरियर लेटरल न्यूक्लियस के द्वारा, स्पर्श, दबाव, ताप, क्रम आदि से संबंध सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है। दूसरे तरह के केंद्रक वैसे होते हैं जो लघु मस्तिष्क स्तंभ तथा रेटिकुलर फॉर्मेशन से आवेग को ग्रहण करके उसे
प्रमस्तिष्क के उचित क्षेत्रों में भेजते हैं। तीसरे तरह के केंद्रक वैसे होते हैं जो थैलमस के भीतर के ही आवेगों को इकट्ठा करके उसे प्रमस्तिष्क में भेजते हैं। इन अंतिम केंद्रों को सहचारी केंद्र भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस के नीचे छोटी परंतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण संरचना है जिसे हाइपोथैलेमस की संज्ञा दी जाती है। जो थैलेमस के नीचे होता है वहीं तुरंत उसके सटे हुए वहीं हाइपोथैलेमस होता है। यह मस्तिष्क के कुल वजन का करीब 0.3% होता है। कुछ न्यूरो मनोवैज्ञानिक हाइपोथैलेमस को लिम्बिक तंत्र का एक हिस्सा मानते हैं। हाइपोथैलेमस में जिन संरचनाओं से निवेश प्राप्त होता है वे हैं लिम्बिक कार्टेक्स, वेंट्रल ट्रैक, अग्र कार्टेक्स, एमिगडाला तथा रेक्टिकुलर फॉर्मेशन। इसका मतलब यह हुआ कि हाइपोथैलेमस को कार्टेक्स से काफ़ी संसाधित सूचनाएं तथा आंतरिक वातावरण से मिलने वाली सूचनाएं दोनों होते हैं। फिर हाइपोथैलेमस से निकलने वाली सूचनाएं मूलतः प्राक फ्रंटल कार्टेक्स, एमिगडाला, रेक्टिकुलर फॉर्मेशन तथा सुषुम्ना में जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि हाइपोथैलेमस उच्च कार्टिकल केंद्रों तथा निम्न मस्तिष्क स्तंभों को दोनों को सूचना भेजता और प्राप्त करता है। और जो हाइपोथैलेमस के जो कार्य हैं वो आइए और देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस व्यक्ति में प्रमुख जैविक अभिप्रेरक जैसे भूख, प्यास, यौन आदि को नियंत्रित करता है। शरीर के भीतर में एक सामान्य संतुलन बनाए रखने में हाइपोथैलेमस मुख्य भूमिका निभाता है। सामान्य रूप से काम करने के लिए आवश्यक है कि शरीर का एक खास तापक्रम हो तथा हृदय एवं रक्तचाप सामान्य हो। शरीर के भीतर की इस सामान्य संतुलन की स्थिति को मनोवैज्ञानिकों ने सम स्थिति की संज्ञा दी है। हाइपोथैलेमस इस सम स्थिति को कायम रखने की कोशिश करता है। तीसरा है हाइपोथैलेमस द्वारा स्वायत्त तंत्रिका तथा अंतःस्रावी तंत्रिकाओं का भी नियंत्रण होता है। पीयूष ग्रंथि जो एक अंतःस्रावी ग्रंथि है मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के आधार से एक डंडी जुड़ा होता है। हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियंत्रण या तो सीधे तंत्रिका आवेग वहां भेजकर या विशेष रासायनिक तत्व जिसे मुक्त कारक कहा जाता है द्वारा करता है। पीयूष ग्रंथि एक प्रकार की ऐसी ग्रंथि है जिसका नियंत्रण अन्य स्रावी ग्रंथियों पर भी होता है। अतः हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करके शरीर के पूरे अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखता है। जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। जैसे कि पसीना वगैरह है, आंसू है, ये बाह्य स्रावी ग्रंथि से, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि से जैसे कोई चीज़ है हमारे खून में ही मिल जाता है, खाना खाते हैं खून में चला जाता है, लेकिन पसीना यह शरीर से बाहर आ जाता है। चौथा है हाइपोथैलेमस प्राणी के संवेग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ लोग जैसे मोलिना तथा ब्रॉडी ने कुत्ते तथा बिल्ली पर प्रयोग करके यह दिखला दिया है कि यदि हाइपोथैलेमस को उत्तेजित किया जाता है तो पशु में क्रोध, भय, आक्रामकता आदि संवेग देखने को मिलते हैं। पांचवा है हाइपोथैलेमस में प्राणियों के उत्तरजीविता से संबंधित व्यवहारों को संगठित करता है। ऐसे व्यवहारों को सामान्यतः 4-1-F के रूप में माना जाता है जिसमें लड़ना, भोजन करना, भाग जाना और जोड़ा खाना आता है।